Good morning, all of you. I am Dr. Soman Kumar Mishra, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Nehru Ram Bharati, deemed to be University प्रयागराज। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही बर्निंग इशू है, क्योंकि हमने पहले ही ये जेंडर बायस रीजन एंड प्रिवेंशन को अपने इस सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि ये जो लैंगिक विषमताएं हैं उनके कई विभिन्न कारण हैं, जो कि आज भी एक लैंगिक विषमता हमारे देश में एक बहुत ही उस तरह का है, एक मुद्दा बना हुआ है, उस तरह का प्रकरण अपने को बनाया हुआ है, जिससे कि आज वर्तमान समय में भारत में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व में इससे हमारा समाज जूझ रहा है। लैंगिक विषमता के कारणों के कई इश्यूज को हमने देखा। इस वीडियो के द्वितीय भाग में अब हम देखेंगे कि लैंगिक विषमता के कारण के उसमें निवारण हम किस तरह से निवारण कैसे करेंगे, हम उसकी उसमें देखते हैं। तो जब हम निवारण की बात करते हैं तो हम शुरू से ही हमने देखा कि भारत में शिक्षा एवं साक्षरता दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है और हमारा बहुत ही प्रदर्शन, हमारा जो आंकिक आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो साक्षरता दर लगभग 73% हमारी साक्षरता दर है। इस साक्षरता दर के बावजूद हम अगर देखते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें भी विषमता बनी हुई है। और लैंगिक विषमता के साक्षरता में भी अगर हम 73%, अगर 73% हमारी आज वर्तमान में साक्षरता दर है, तो इसमें पुरुष और जब हम महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुरुष की अगर साक्षरता की हम बात करें तो ये हमारा आज भी 80% से ऊपर है। ये 80% में 80.9% हमारी पुरुष साक्षरता दर वर्तमान समय में है। और अगर महिला साक्षरता की बात करें तो ये जब अगर हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी ये 64.6% के आसपास इनकी साक्षरता दर है। अगर हम केवल और केवल साक्षरता में ही देखें तो इन दोनों के बीच, पुरुष और महिला के बीच जो विषमता है वो भी वर्तमान समय में एक दहाई का आंकड़ा लिए हुए है और ये लगभग 16.3% है। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक अगर उस तरह से देखा जाए तो ये चिंता का विषय है। हमारी नो डाउट हमारा साक्षरता दर बढ़ा है, हमारे पुरुष की साक्षरता दर में है 80% के पार है, महिला साक्षरता कम है, ये 65% के आसपास है, लेकिन कम है। यदि हम अपना ध्यान आकृष्ट करें तो हम पाते हैं कि जहां पर साक्षरता दर अधिक है, जो अगर हम साक्षरता दर की अगर बात करें तो जहां पर भी साक्षरता दर ऊंची है वहां हमारे ये लैंगिक विषमता वहां कम है। अगर इस तरह के उसमें अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम दो राज्यों की तुलना करें तो हम अगर सबसे साक्षर प्रदेश अगर हमारा केरल है
अगर हम केरल की साक्षरता दर को देखते हैं तो ये लगभग 94% हमारे में है, केरल की साक्षरता दर है। और अगर हम कम साक्षरता दर वाले राज्यों में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि अगर मान लीजिए हम अगर हरियाणा को लेते हैं तो हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है। जैसा कि हमने कहा कि साक्षरता दर हमारे लैंगिक विषमता की जो हमारा जेंडर वायस है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसको हम देखते भी हैं कि किस तरह से उसमें है। अगर हम ये साक्षरता दर है हमारी केरल की और ये हरियाणा की, ये मान लीजिए अगर हम साक्षरता दर की बात करें और यहाँ हम उनके लिंगानुपात की बात करें, अगर ये लिंगानुपात की बात करें तो हम ये दोनों के आंकड़ों को देख करके मुझे हम सभी को एक बहुत बड़ा एक परिणाम निकल करके आता है कि किस तरह से साक्षरता हमारे इस लैंगिक विषमता को बढ़ाने घटाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अगर हम केरल की साक्षरता दर 94% है, तो हम अगर यहाँ लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये लगभग 1084 स्त्रियां माने महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। लिंगानुपात यहाँ मतलब कि पुरुष से ज्यादा स्त्रियां हैं केरल की बात करें। और अगर वही हम सबसे कम लिंगानुपात के उसमें अगर चले तो हरियाणा जैसे राज्य की बात करते हैं जहां 75.6% साक्षरता दर है, तो हम अगर उसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ के लिंगानुपात में अगर वो हम देखें तो ये लगभग 879 ही महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो इस तरह से साक्षरता का जो हमारा परसेंटेज है, साक्षरता का जो प्रतिशत है, वो हमारे लिंगानुपात को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस हमारे इस आंकड़े से हम सबके सामने है। इसलिए ये लैंगिक विषमता के कारण जो स्त्री पुरुष अनुपात की जो खाई है, जो अभी हम देख रहे थे कि लगभग 16.3% के आसपास उसमें साक्षरता दर में अंतर है, तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हरियाणा और राजस्थान की स्थिति अगर हम देख लें तो ये और भयावह हम सबके सामने एक स्थिति सामने उपस्थित हो जाती है। और इस उसमें अगर हमने देखा तो एक और भी चीजें वो हम सबके सामने उभर करके आती हैं कि इस लैंगिक विषमता को कम करने के लिए हमने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, कौन कौन से उपाय किए हैं। इन सब का अगर हम एक उस तरह से अवलोकन करें तो देखते हैं कि हम इस लैंगिक विषमता को दूर करने में हम किस उपाय के द्वारा इस लैंगिक विषमता को, ये जो जेंडर बायस है, इसको हम कम कर सकते हैं। उसमें अगर हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलें तो उसमें देखते हैं कि सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई है तो हमें जन शिक्षा का प्रसार, जन शिक्षा का प्रसार मतलब ये है कि जो हमारा पब्लिक एजुकेशन है, जन शिक्षा का प्रसार, जन शिक्षा के प्रसार में जो हमारा पब्लिक एजुकेशन है उसमें हम किस तरह से और स्थिति इसमें जन शिक्षा का जब हम प्रसार करेंगे कि शिक्षा का हमारे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक अगर शिक्षा का
उपस्थिति हो जाती है और शिक्षा मिल जाती है, तो ये हमारे लिए लैंगिक विषमता, जेंडर बायसनेस, जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। हमने ये भी देखा है कि एक पहले लड़कियों को साइकिल चलाने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारी लड़कियां, हमारी बहनें जेट फाइटर विमान से लेकर के लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि रेलवे, सबका एक बहुत ही कुशलता पूर्वक उनका संचालन कर रही हैं और उसमें एक बहुत ही उस तरह की चीजें हैं जिसका कि अब लैंगिकता उसमें बाधक नहीं है उनकी किसी कार्य में। और हमारी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं और ये केवल और केवल हमारे शिक्षा के प्रसार के कारण ही हो पाया है। और यह जैसे अब कोई ये नहीं कर सकता कि ये काम पुरुष कर सकते हैं और ये काम स्त्रियां नहीं कर सकते हैं। इस तरह से शिक्षा के प्रसार ने अगर शिक्षा का प्रसार हो रहा है और शिक्षा का प्रसार और जन जन तक अगर ये पहुंच जाए तो ये अपने आप लैंगिक विषमता को हम सब कम कर सकते हैं। और हम ये देखते भी हैं कि अब व्यक्ति महत्व नहीं है, व्यक्ति का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि जो इसके उस तरह के उसमें कार्यों में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो वो हमारा है जागरूकता लाना। जागरूकता लाना, जागरूकता लाने में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो जागरूकता इस लैंगिक विषमता को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और कर भी रहा है। और एक हम ये सब भी देखते हैं कि आज के वर्तमान परिवेश में एक जो लैंगिक विषमता को दूर करने में जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो जागरूकता लाने के वर्तमान समय में तमाम साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं। और इसमें जैसे अगर हम देखें तो इसमें टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है और सबसे बड़ी सोशल मीडिया है और तमाम उस तरह के जैसे नुक्कड़ नाटक है, पेपर है, वॉल राइटिंग करके और तमाम तरह के ऐसे साधन हैं जिनसे हम जागरूकता ला सकते हैं। जैसा कि मैं अभी में आ रहा था तो मैंने देखा कि बसों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि पढ़े पढ़े बेटी बढ़े, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह के ये ऐसी जागरूकता है कि हमारे समाज में ये जागरूकता लाना पड़ेगा कि आज के वर्तमान समय में पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। लिंग में उनके किसी भी कार्य में आज के समय में बाधक नहीं है। और जैसा कि लड़के और लड़की के अनुपात में जिस तरह की कमी है उसके दुष्परिणामों को अगर हम देखें तो कई तरह के दुष्परिणाम आज हमारे सामने उसको हैं। बालक बालिका के अनुपात में कमी हो रही है, उनके सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी है, उनके बालिकाओं के न होने से प्रेम, दया, त्याग, सहानुभूति आदि में ऐसे गुणों का अभाव हो रहा है। तो इस तरह की उसमें परिवार की अपूर्णता है। अगर मानव तस्करी या स्त्री नहीं होगी तो पुरुष के होने का कोई महत्व नहीं है। इस तरह के अगर हम देखें तो स्त्री नहीं
तो बेटी, बहू, पत्नी या ये माँ, ये सारी चीजों को हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब के न होने से इस तरह का कोई भी हमारे पास वो नहीं होगा। और जागरूकता कितना आवश्यक है। अगर हम इस लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को न पनपने में दें, जागरूकता आएगी तो समाज में जब हम स्त्रियों की सहभागिता में वृद्धि होगी तो एक जो सामाजिक गतिशीलता अब में अपने आप में है वृद्धि होगी। इस तरह से एक जो जागरूकता ला करके हम स्त्री पुरुष में जो लैंगिक विषमता है हम उसको दूर कर सकते हैं। तीसरे उसमें अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हत्या भ्रूण हत्या भ्रूण हत्या रोकने भ्रूण हत्या रोकने के या भ्रूण जो भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या हेतु कठोर भ्रूण हत्या हेतु एक कठोर प्रावधान लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रावधान भ्रूण हत्या को रोकने के भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये कानून नहीं है, कानून खूब है, कानून बने हैं। और अगर हम देखें तो भ्रूण हत्या को अगर रोक दिया जाए, उनका लिंग परीक्षण करना जो कानून है उसी का अगर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो हमारी लैंगिक विषमता है, जो जेंडर बायस है, जेंडर इनइक्वलिटीज है, उसमें काफी सुधार लाया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो जो भ्रूण हत्या रोकने हैं तो जो कठोर कानून बने हैं उसमें केवल और केवल हमको एक बोर्ड लगा देने से कि यहाँ किसी भी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या जो हमारे बड़े बड़े लैब हैं जहाँ की लिंग परीक्षण में आज वो चाहे सरकारी चिकित्सालय हो या हमारे जो प्राइवेट चिकित्सालय हो, अगर वो दोनों में हम अगर देखें तो जैसे ही हम जब जाते हैं किसी में अल्ट्रासाउंड केंद्र पर तो वहां इतना बड़ा सा बोर्ड आपको आगे गेट पर ही लिखा मिल जाएगा कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता है, भ्रूण लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, उसमें 50,000 रुपए जुर्माना या 3 साल की सजा या दोनों, इस तरह का प्रावधान है। सब कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आप सच्चाई पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी कानून है केवल हमको बोर्ड टांग देने से उसका समाधान नहीं निकलने वाला है। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पे, जहां तक हम जानते हैं, हमें जमीनी स्तर पे उसमें कठोरता से उस कानून को अमल में लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान राजस्थान या हरियाणा, इन दोनों राज्यों में अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि यह दोनों राज्य आज लिंगानुपात में बहुत ही नीचे है। और ये उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल ये हमारे लिंग परीक्षण मेन उसमें जो भूमिका निभा रहा है, भ्रूण लिंग परीक्षण। ये परीक्षण मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है। इन दोनों या और भी जो हमारे राज्य हैं जिनमें आज लिंगानुपात बहुत कम है, उसमें भ्रूण लिंग परीक्षण बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि नई नई तकनीक विकसित कर ली गई है
और अगर हम एक हमारे मित्र से जब हमारी चर्चा हो रही थी भ्रूण हत्या रोकने हेतु, तो उन्होंने जब राजस्थान और हरियाणा की कहानी हमसे बयां की तो एकदम मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि वहां किस तरह की टेक्निक, कि वहां थोड़ी सी कठोरता, प्रशासन ने कठोरता लाना शुरू किया है, तो वो नई तकनीक उसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में जैसे ही किसी के गर्भ में बच्चे में पेट में गर्भ में बच्चे के आने का वो हुआ, गर्भ में कोई बच्चा आया और आते ही उसको जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड है सोनोग्राफी केंद्र है वहां जाएंगे और वहां आपके उसका लिंग परीक्षण के लिए आप वहां पर जाइए और अल्ट्रासाउंड कराइए। आपको तुरंत में बता दिया जाएगा कि आपको वो परीक्षण है की जो रिपोर्ट है वो कब लेने आना है। और वो तकनीक देखिए कि बिना में डॉक्टर को बताए, बिना डॉक्टर को रिपोर्ट पे लिखे, जो सामने वाला है और जिसमें जो सामने करने उसके सामने जो करने वाला है, दोनों इससे वाकिफ हो जाएंगे कि गर्भ में है कौन सा लिंग का बच्चा पल रहा है। उसमें उन्होंने क्या टेक्निक बनाई कि अब अगर रिपोर्ट लेने कब आना है आपको, उन्होंने एक टेक्निक निकाला कि सैटरडे और संडे, ये 2 दिन, माने शनिवार को, शनिवार और रविवार, ये 2 दिन आपको जब रिपोर्ट के लिए बुलाया जाएगा कि आप शनिवार या रविवार को आकर के अपने ये जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसकी रिपोर्ट लीजिए, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके गर्भ में मेल मतलब कि पुरुष है। और इन 2 में शनिवार, सैटरडे और संडे को छोड़ करके अन्य 5 दिन, अगर आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 5 दिनों में से किसी दिन भी अगर इस परीक्षण का रिपोर्ट लेने के लिए बुलाया जाए तो आप अपने से समझ जाएंगे कि आपके गर्भ में फीमेल है और आप जाइए और अपने और अन्य तरीकों से उस गर्भपात को कराने की व्यवस्था करिए। इस तरह से ये कितना बड़ा आप ये गिरोह है और ये कहां तक किस स्तर तक जा सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमको स्त्री पुरुष का जो अलग अलग दिन हम परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि हमारे गर्भ में पुरुष है कि स्त्री है। इस तरह के इस पूरे जंजाल को तोड़ना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए और भी कठोर प्रावधान करने होंगे, तभी हम इस लैंगिक विषमता को दूर कर पाएंगे और इसमें एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। इसके उसमें बालिका शिक्षा का प्रसार, बालिका शिक्षा के प्रसार में हमने देखा कि अभी किस तरह से एक बालिका, जहां भी बालिका शिक्षित होगी तो बालिका शिक्षा का प्रसार, बालिका शिक्षा का प्रसार का अगर हम प्रसार की बात करते हैं तो हमने देखा कि जिस तरह से अगर बालिका शिक्षित होगी तो ये शुरू के ही हमारे कई शिक्षाविदों ने भी कहा है कि अगर हम बालिका को शिक्षित करते हैं तो यह एक अपना परिवार और एक सामने एक भाई जहां है वो परिवार को शिक्षित करेगी और दूसरा
जब अपने ससुराल जाएगी तो ये दो दूसरे परिवार को भी शिक्षित करेगी। अगर हम एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो वह दो परिवार को शिक्षित करने का काम करती है, और एक पुरुष को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो स्वयं केवल एक परिवार या स्वयं शिक्षित होता है। इस तरह से हमें बालिका शिक्षा के प्रसार को, स्प्रेड ऑफ गर्ल चाइल्ड में एजुकेशन को हमें और बढ़ाना है, जिससे कि लिंगानुपात में कमी है, लिंगानुपात में जो हमारी कमी है उसको बढ़ाया जा सके, और इसके द्वारा जो पुरुष और महिला के बीच की ये जो खाई है इसको हम और कम कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो महिला साक्षरता में प्रथम 3 स्थानों पर अगर हम देखें तो ये केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, जिनमें से महिला साक्षरता दर क्रमशः 90 में 3.1, 92, मतलब इससे ज्यादा है, और उसी अनुसार उनका लिंगानुपात भी लगभग केरल में तो 1000 के पार, फिर उससे लगभग 900, 950 के पार में पहुंच जाता है। और हमने देखा कि जिन राज्यों में महिला साक्षरता अधिक है वहां पर हमारा जो लिंगानुपात है वो महिलाओं की भागीदारी वो बहुत अच्छी है। अगला अगर हम देखें तो शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में हम सुधार लाकर, शिक्षा प्रणाली में सुधार ला करके हम लिंगानुपात या ये लैंगिक विषमता सॉरी वो जो है हम उसे कम कर सकते हैं। उसके कई कारण जब हम देखते हैं कि आखिर हमें शिक्षा प्रणाली में किस तरह की सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब शुरू में देखते हैं तो जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है वो ब्रिटिश कालीन समय की रही है और उसी से लगभग मिलता जुलता अभी तक चलता आ रहा है। क्या हमारी जो भारतीय समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार, माने अधिकांश उसके अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली है कि नहीं है? अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे जो समाज का अधिकतर माता पिता यह सोचने में लगता है कि इस किताबी ज्ञान से अच्छा है कि हम अपनी बेटियों को, अपने में जो हमारी बेटियां हैं और लड़कियां हैं उनको इस तरह के कामों में, घरेलू कामों में या इस तरह के कामों में दक्ष बनाएं और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की वो आवश्यकता नहीं समझते हैं। और शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष इस तरह से व्याप्त हैं, जैसे अपूर्ण शिक्षा उद्देश्य हीन, अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य गतिहीन है, उबाऊ है, वो उस लड़कियों के अभिरुचि के अनुरूप है कि नहीं है। इन समस्याओं का समुचित समाधान इस प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि शिक्षा में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है कि नहीं है, हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुरूप है कि नहीं। शिक्षा जो बालिकाओं के वास्तविक जीवन को कितना छू पाती है, उनके वास्तविक जीवन से उसका कितना संपर्क है। ये महिलाओं की जो शिक्षा है वो व्यवसाय उन्मुखी होनी चाहिए, वो उपयोगी रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा प्रणाली में अगर हम सुधार लाएंगे तो हम देखते हैं कि जो विद्यालयों में भेदभाव किया जाता है उसको रोक करके, या सरकारी स्तर पर जब हम किसी योजनाओं की बात करते हैं तो उसमें इसको कम करके हम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाकर इस लैंगिक विषमता को दूर कर सकते हैं। अगला अगर हम वो देखें तो बालिकाएं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। अगर हम बालिकाओं हेतु अगर हम
पृथक व्यावसायिक बालिकाओं हेतु अगर हम ये पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना अगर की जाए, जो हमारे वोकेशनल व्यावसायिक अगर विद्यालयों की स्थापना की जाए, तो हम ये देखते हैं कि इनके कारण ये जो हमारे में लैंगिक विषमता है, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसमें अगर जैसे हमने बालिकाओं की स्थिति में सुधार केवल हम साक्षरता मात्र से नहीं ला सकते, उनमें केवल हम उनको शिक्षित कर देने से उनके स्तर में सुधार नहीं होगा। जब तक कि वो व्यवसाय उन्मुख न हो, वो उनमें रोजगार उन्मुख न हो, उनमें कुछ आय का स्रोत वो उनसे ना हो, तो वो उनको हम शिक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन शिक्षित करने के साथ उनमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिससे वो रोजगार उन्मुख हो और उसमें रोजगार उन्मुख और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने से हम इस लैंगिक विषमता को दूर कर सकते हैं। और इससे वो आर्थिक स्वावलंबन होना, जो आज के समय में चल रहा है कि आर्थिक स्वावलंबन किसी भी चीज को हम तो यहाँ लैंगिक विषमता की बात करते हैं, अगर हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं तो हम कोई भी कार्य स्वयं के अपने अनुसार करने में सक्षम होंगे। और इस तरह की अगर बालिकाओं में आर्थिक स्वावलंबन लाना है, तो उनमें हमें व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी और उनमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारी लैंगिक विषमता दूर की जा सके। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। सामाजिक कुप्रथाओं पर अगर हम देखें, तो आज के समय में जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, सामाजिक कुप्रथाओं पर खूब रोक लगी है। सामाजिक कुप्रथाओं पर खूब रोक लगी है, और ऐसा नहीं है कि उनका वो नहीं हो रहा है। सामाजिक कुप्रथाएं आज के समय में अगर हम देखें, तो पहले जो हमारी में सामाजिक कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, ये उस समय प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति थी कि, और वो समाज की स्वीकृति भी थी, जो भी कारण रहा हो। लेकिन आज के समय में इसे हमारे लिए एकदम अपराध और उस तरह की चीजों को, और ये हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सामाजिक कुप्रथाओं में अगर हम देखें, तो इनमें इस दिशा में तमाम प्रयास भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे में शारदा एक्ट ने इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगी। और इस शारदा एक्ट ने ये बता दिया कि 18 वर्ष की आयु हमारे महिलाओं के लिए, हमारी पुत्रियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई। ये इससे हुआ क्या कि हमारे बाल विवाह पर रोक लगी। पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा हमारे समाज में उपस्थित थी, और ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में हमारे समाज में प्रचलित थी। यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश में अगर हम जब कुछ वर्ष पहले पीछे जाते हैं, तो यहाँ तक कहा जाता था कि एक उसमें कि कन्या दूने वर की एक संकल्पना विकसित कर ली गई थी कि कन्या की उम्र अगर 18 वर्ष है, तो पुरुष 36 वर्ष की आयु उसके लिए एक सामान्य परसेप्शन बना था, और वो उसको योग्य मान लिया जाता था।
लेकिन इस शारदा एक्ट ने इस बाल विवाह, वे मेल विवाह, इन सारी कुप्रथाओं पर रोक लगाया है। और अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय के प्रयास ने सती प्रथा पर रोक लगाया, शारदा एक्ट ने बाल विवाह और मेल विवाह पर रोक लगाया, और इस तरह के जो कई तरह के जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं थी उन पर रोक लगी है। और इस पर और कड़ाई से पालन करने से ये हमारी लैंगिक विषमता को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये कारण निभा सकता है। सामाजिक परंपराएं और जो हमारी मान्यताएं थी, सामाजिक परंपराएं और मान्यताओं पर कुठाराघात करना पड़ेगा। और मान्यताओं पर कुठाराघात का मतलब ये है, जैसे जो मान लिया जाता था कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती, जैसे कि हमारी जो सामाजिक परंपराएं थी या जो हमारी मान्यताएं थी, उसमें ये थी कि पुत्र होगा, अगर हम जीवित पुत्र के मुख, हमारे मुख के सामने जीवित पुत्र होगा तो हमें नरक या और अन्य कई पापों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। और उनके श्राद्ध क्रम, उन कर्म हो, या उनको चिता को अग्नि देनी हो, या हमारे अन्य आगे की पीढ़ी को आगे ले जाने की मान्यता हो, ये सारी मान्यताएं हमारे पितृ सत्तात्मक समाज ने, पुरुष सत्तात्मक समाज ने पुरुषों पर ही इस पूरे कार्यों का उत्तरदायित्व दे रखा था। यहाँ तक कि जो स्त्रियां थी वो चिता को अग्नि नहीं दे सकती थी, चिता के पास तक नहीं जा सकती थी, इस तरह की मान्यताएं थी। इन सारी मान्यताओं पर कुठाराघात करके इन सारी मान्यताओं की जो मिथकता है उनको तोड़ना पड़ेगा। अगर इन सारी मान्यताओं को तोड़ करके हम ये माने कि स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान की अनुपम कृतियां हैं, और स्त्री और पुरुष एक उस तरह के, उसमें प्रकृति की दो आंखें हैं, रेल की पटरी के दो पटरियां हैं, अगर इस तरह से हम मानेंगे तो लैंगिक विषमता की जो एक बहुत बड़ी खाई है हम उसको दूर कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। सुरक्षात्मक वातावरण एक बहुत बड़ा वो अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो सुरक्षात्मक वातावरण एक बहुत बड़ा कारण है हमारे स्त्री पुरुष की जो लैंगिक विषमता है उसको बढ़ाने में। उसमें अगर हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही किसी पुत्री का जन्म होता है तो जो पिता है या जो इसमें पुत्री का संरक्षक है, उसके मन में दो चीजों की तुरंत चिंता होनी शुरू हो जाती है। पहला तो उसकी सुरक्षा, वो सुरक्षा को लेकर के सशंकित हो जाता है कि अब जैसे ही पुत्री ने जन्म लिया तो अब हमें इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अगर अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में ये श्लोक वर्णित है, श्लोक मिलता है कि जैसे ही पुत्री का जन्म होगा स्त्री के लिए, उसमें श्लोक वर्णित है अथर्ववेद में कि जो पुत्री है वो पिता के संरक्षण में रहेगी। जैसे ही वो बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में वो पिता के संरक्षण में, पिता की सुरक्षा में, और जैसे ही वो यौनावस्था में आएगी वो पति के संरक्षण में हो जाएगी, और जैसे ही वो वृद्धावस्था में आएगी वो वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में हो जाएगी। तो इस तरह से सुरक्षात्मक वातावरण में तुरंत में एक सुरक्षा का कारण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और वो पिता तुरंत ही उसको लेकर के सशंकित हो जाता है। और दूसरा उसका जो कारण है उसको विवाह,
ये विवाह कि जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ वो दो चीजों को लेकर के वो तुरंत सशंकित हो जाएगा। और ये सुरक्षात्मक वातावरण कभी कभी और भी चिंतित कर देता है आज के पिता को, आज की जो संरक्षक है, जब हमारे सामने निर्भया जैसा का एक दुर्घटना हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। निर्भया जैसा जो दुर्घटना है हमारे सामने आ जाती है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ये पूरे समाज को, पूरे देश के समाज को झकझोर करके रख देता है कि और ये सब ऐसे कारण हैं जो कि इस लैंगिक विषमता को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से कि पुलिस और इस सुरक्षात्मक वातावरण केवल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे समाज के साथ साथ हम सभी को एक ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण सर्जित करना पड़ेगा जिससे कि बालिकाएं घर से बाहर निकले तो कोई भी जो पिता हो, संरक्षक हो, भाई हो, वो अपने में बहन, पुत्री या माता के लिए सशंकित न हो। वो इस तरह के वातावरण हम सबको लाने पाएंगे, क्योंकि हम जब ये चीज़ों को ले आएंगे तो ये निश्चित ही हमारे लैंगिक विषमता को दूर करने में, उसके निवारण में एक बहुत बड़ी भूमिका ये सब निभाते हैं। और इस तरह के उसमें जब हम देखते हैं कि घर का बाद प्रत्येक स्थान पर एक सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन हो और बालिकाएं में अपने अध्ययन और रोजगार सृजन या हर जगह वो एक नए तरह की भूमिका में हमारे सामने आएंगी तो लैंगिक विषमता कम होगी। प्रशासनिक प्रयास, हमने जैसे अभी इसके पहले ही में चर्चा किया कि प्रशासनिक प्रयास अगर और दृढ़ता और मजबूती से समाज के प्रति एक अपने उत्तरदायित्व के साथ अगर वो अपने में जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया है अगर उसका सही से निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही लैंगिक विषमता दूर होगी। इस तरह से हमने देखा कि आज के समय में ये जिन उस पर हमने चर्चा की, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हो जाए तो हमारे लैंगिक विषमता को दूर करने के उसमें हम ये नहीं कहते कि लैंगिक विषमता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको तो खत्म करने के उसमें लैंगिक समानता लाना, लैंगिक समानता की जो एक डगर है अभी भी एक थोड़ी कठिन जरूर है और थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन जिस तरह से हम सभी का एक भागीरथ प्रयास करना होगा जिससे कि हम सब इस लैंगिक विषमता जैसी बीमारी को दूर कर पाएंगे। बहुत बहुत